आखिरकार इतना बड़ा कांड होने के बाद क्यों भाग गया है, क्यों सामने नहीं आ रहा, ये एक बड़ा सवाल है। आशीष, शुक्रिया आपका साथ में जुड़ने के लिए। मेरे साथ मेहमानों का एक पैनल इस वक्त साथ में जुड़ा है। धर्मेंद्र यादव जी हैं हमारे साथ समाजवादी पार्टी से, मेरे साथ निर्मल कौर जी हैं जो कि एक्स डीजीपी हैं झारखंड की, वो भी साथ में हैं, और एडवोकेट के शर्मा जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का स्वागत है। लेकिन धर्मेंद्र जी, आपके पास मैं आ रहा हूँ। इतना बड़ा कांड हो गया और वो बाबा जिसके लिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि लोगों के भले करने का दावा, चमत्कार दिखाने का दावा, अपनी औषधि से लोगों को जिंदा करने का दावा करने वाला बाबा पलट के नहीं आया अभी तक। ऐसे बाबा की इतनी बड़ी सभा होती है और उसमें जितना अलाउड लोग किए गए थे उससे 3-4 गुना ज्यादा लोग आ जाते हैं। किसका फेलियर है ये बताइए कि बाबा इस घटना का गुनहगार है, इस बात में कोई दो राय है क्या? मुझे बताइए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एफआईआर में उसका नाम नहीं डाल रही है तो क्यों नहीं डाल रही है? ये सवाल सत्ता पक्ष का है। दूसरी बात, वो सिर्फ बाबा ही नहीं था, आप खुद बता रहे अपने रिपोर्टिंग में, यौन शोषण का आरोपी है वो बाबा जमीन कब्जा करने का आरोप है उस पर। और योगी जी कहते हैं कि हमारे प्रदेश से सारे अपराधी भाग गए हैं, तख्ती टांगे घूमते हैं, और एक अपराधी ऐसा है जो 2.5 लाख लोगों को बुलाकर कार्यक्रम करा रहा है और उसी योगी के प्रशासन से परमिशन लेता है, वो भी 80,000 लोगों की परमिशन, जिस तरह से आपने बताया है कि 80,000 की परमिशन लेता है। अब आप मुझे बताइए कि ये कौन इंश्योर करेगा कि 80,000 की परमिशन के लिए कितने पुलिस बल तैनात किए जाएंगे? ये योगी जी तय करेंगे या विपक्ष के लोग तय करेंगे? कितनी पुलिस तैनात थी ये बता दीजिए। दूसरी बात, इतने बड़े आयोजन में पानी के कितने टैंकर भेजे थे प्रशासन ने, ये बतवा दीजिए। इतने बड़े आयोजन में कितने डॉक्टर थे कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाए किसी को तो डॉक्टर वहां पे ट्रीटमेंट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा? एम्बुलेंस की क्या व्यवस्था थी? अगर कोई आकस्मिक घटना हो जाए, परमिशन इसलिए लिया जाता है कि भाई प्रशासन के लोग और आयोजनकर्ता दोनों आगे और पीछे दोनों की बातें जानते हैं। जो लोग किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने आते हैं वो कभी नहीं मानते कोई भगदड़ मच जाएगी तो हम गिर जाएंगे, तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम क्या करेंगे। ये बात जो आने वाले लोग हैं या किसी धर्म के मानने वाले लोग हैं या किसी व्यक्ति में आस्था रखने वाले लोग हैं, ये बात वो नहीं जानते हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन और आयोजनकर्ता ये बात जानते हैं कि अगर इमरजेंसी की स्थिति हुई तो उस स्थिति में क्या करेंगे। क्या वहां पे पुख्ता इंतजाम थे कि कोई ऐसी अगर दिक्कत हो जाए तो मनीष शुक्ला जी प्रवक्ता है बीजेपी के। मनीष जी, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और आवाज में ये आ रहा है। हाँ, 10 सेकंड और। दूसरी बात, जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है, एलआईयू जो होती है, एलआईयू को ये एक्चुअल स्थिति पता होती है कि अगर किसी ने परमिशन 80,000 की ली है तो भीड़ इससे ज्यादा आ सकती है, तो एलआईयू अपने स्तर पर रिपोर्ट भेजता है प्रशासन को और प्रशासन उसके हिसाब से इंतजाम करता है। दूसरी बात, जब घटना हो गई तो भारत उत्तर प्रदेश सरकार का तो इंतजाम कुछ था ही नहीं, वहां पे लोगों को अस्पताल भेजने को इंतजाम नहीं था। लोग किसी तरह से अपनी जान पे खेल कर जब अस्पताल में गए तो जो आसपास के अस्पताल थे, चाहे हाथरस का हो, चाहे एटा का हो, चाहे अलीगढ़ का हो, उन अस्पतालों की जो बदहाली थी, उस बदहाली ने तकरीबन 50 से 52 लोगों की जान ले ली। अगर वहां पर्याप्त ऑक्सीजन होते, मनीष जी इसका जवाब देंगे। मनीष जी, सरकार जिम्मेदार है, सरकार का मैनेजमेंट फेल, इंटेलिजेंस फेल, हादसे के बाद भी वो कह रहे हैं कि जान चली गई इतने लोगों की, मैनेजमेंट फेल रहा, एम्बुलेंसेस टाइम पर नहीं पहुंची, 1-1 घंटा देर से एम्बुलेंसेस पहुंची। कोई जवाब है इसका? 121 लोग मर गए। देखिए, हाथरस की घटना दुखद है, हाथरस की घटना दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरी उत्तर प्रदेश सरकार, भारतीय जनता पार्टी, जो संतप्त परिवार है उनके साथ खड़ी है। कल घटना होते ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं मोर्चा संभाला, तुरंत ही घायलों के समुचित इलाज के लिए, और जो तुरंत वहाँ जो अन्य सुविधाओं की ज़रूरत थी उसको बहाल किया गया। एडीजी आगरा के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया है। और इस घटना के पीछे क्या कारण है, आयोजक जिम्मेदार हैं, प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं, या भोले बाबा जो प्रवचन करता हैं उनकी क्या भूमिका है, इनके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। 24 घंटे के अंदर उनसे रिपोर्ट मांगी गई है। देखिए, दरअसल धर्मेंद्र यादव जी के एग्रेसिव होने का कारण दूसरा है। अब धीरे ही धीरे जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ रहा है, भोले बाबा पे भी पुलिस उनको खोज रही है, उनकी सघनता से उनकी भी तलाश हो रही है, तो तमाम ऐसे रहस्य सामने आएंगे जो इस घटना के पीछे, या अभी जो आरोप लगा रहे थे कि भोले बाबा अपराधी हैं, जो कह रहे थे धर्मेंद्र यादव, तो भोले बाबा अपराधी अगर हैं इनके कहने के अनुसार, धर्मेंद्र यादव जी के अनुसार,
तो निश्चित रूप से वो अपराध अगर उन्होंने जो किया है उसमें कौन लोग उनके सहायक रहे हैं, ये सारी चीज़ें बाहर आएंगी। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में एक विश्वासपूर्वक मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी हो, कितना भी रसूख हो, इतनी हत्याओं के जिम्मेदार कतई बचेंगे नहीं। और एफआईआर दर्ज है, एफआईआर केवल फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट सवाल होती यही है। हो रहा है, एफआईआर को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि बाबा का नाम जोड़े क्यों नहीं है? जाते हैं। क्या मनीष जी, क्या वो जाने वापस आ सकती है? बिल्कुल। हमको ये आप बताओ कि आपके ये जान, क्या आपको मैं मार देता हूँ और आपके घर वाले कहता हूँ कि 4 लाख रुपया दे देता हूँ और साथ में इसकी जांच होगी, कैसा लगेगा? चलेगा? जब बात अपने पे आती है ना तो पता चलता है मनीष जी। बातें करना बहुत आसान है, पर बातों को शायद ना गहराई में जाना, ये जो जांच लगता है कि डिबेट की मर्यादा अगर राजनीतिक विश्लेषण तर्कपूर्ण बात करें, शोर मचाने से भाई देखिए, इस तरह से मैं एंकर से मेरा निवेदन है कि मैं उनको मार डालूं, मैं उनको मार डालूं, ये क्या बात है भाई? ये तो अधिवक्ता भी आपने लगा रखा है भाई। मैं देखिए, मैं शोर मचाने, इतने हृदय विदारक घटना में मैं शोर मचाने नहीं आया हूँ भाई। जवाब देना पड़ेगा, सत्ता आपकी है, सरकार आपकी है, जाने हम जनता की नहीं है। मैं हल्ला गुल्ला मचाने नहीं आया हूँ और न मैं किसी को मारने आया हूँ। नहीं, मैं इस तरह को मानता हूँ कि मैं तुमको मार दूं तो क्या लगेगा, ये भाई ये डिबेट। ठीक है, आप लोग मेरे साथ रहिए, आप लोग मेरे साथ रहिए। मेरे साथ निर्मल कौर जी भी हैं जो कि एक्स डीजीपी हैं झारखंड की। मैं उनसे थोड़ा टेक्निकल चीज पे उनसे मैं बात कर रहा हूं। मैं आपके पास आऊंगा मनीष जी, मैं आपके पास आऊंगा, धर्मेंद्र जी, आप दोनों के पास आऊंगा। मैं निर्मल मैम के पास चल रहा हूं। मैम, इस तरह के जब हादसे होते हैं, ये बहुत दुखद हादसा, 121 लोग मरे, अब शिकायत ये उठ रही है कि बाबा का नाम एफआईआर में क्यों नहीं है? इस तरह के हादसों के बाद किस तरीके से पुलिस काम करती है, क्या कैसे एफआईआर होती है, किस पर होती है, ये थोड़ा सा इसको टेक्निकल चीज बताइए, क्योंकि लोग ये जानना चाह रहे हैं कि बाबा पर एफआईआर नहीं, वो बाबा जो कि इतना लंबा चौड़ा धर्म का प्रवचन देता था, भाग गया इतना बड़ा हादसा होने के बाद, पलट के अब तक देख भी नहीं रहा है पीछे की हुआ क्या हुआ, 121 लोग मर गए, कोई मतलब नहीं। निश्चित ही ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ है, एक ऐसी ट्रेजेडी है जो कि अवॉइड की जा सकती थी। तो हादसे के बाद क्या होगा वो तो एक बात है, वो तो अब करना ही होगा, परंतु हादसे होना ना हो इसके लिए अगर पूरी प्रिकॉशन ली जाती, सावधानियां बरती जाती, एहतियात बरता जाता, प्रॉपरली क्राउड मैनेजमेंट होता। जैसे 80,000 की अनुमति ली गई थी ऐसा बताया गया है, 2.5 लाख लोग आ गए, पर वो जो स्थान दिखता है, जो फोटो में दिखता है, वो तो 80,000 के काबिल भी नहीं दिखता। ग्राउंड को लेवल नहीं किया गया, वहां पर एक खाई थी बड़ी सी, बहुत सारे बच्चे महिलाएं तो उसी में गिर के मर गए सुनते हैं, और वो उस घटना को ढकने की बड़ी कोशिश की गई, चप्पलें वप्पलें फेंकी गई इधर उधर ताकि संख्या कम लगे मरने वालों की या हताहत की, और ये बहुत ही बुरी तरह से मैनेज किया गया। और हाथरस तो इतना बड़ा जिला है नहीं, इतने संसाधन भी नहीं होंगे जिले के पास कि 2.5 लाख का क्राउड इस तरह जल्दी से वो मैनेज कर ले। जब भी बड़ी सभाएं होती है प्रधानमंत्री की या किसी नेता की या विरोधी दलों की इलेक्शन के दौरान जो भी होती है, उसमें पहले से बाहर से पता रहता है और बाहर से बल वगैरह मंगाया जाता है। तो ये जो सेल्फ स्टाइल गॉडमैन है, जो अपने आप को भगवान कहते हैं या मतलब धार्मिक नेता कहते हैं या क्या कहते हैं, अब पता नहीं इसकी क्या चमक है कि जनता इनके पीछे भागती है। एक कल्ट टाइप का, एक तो धर्म हुआ और एक कल्ट हुआ। धर्म हुआ जो सहज है, कल्ट हुआ जो जबरदस्ती सा एक आपके में खींच सही होती है, भेड़ चाल की तरह लोग एक के पीछे एक चले जाते हैं और कुछ ऐसा मिराकल या कुछ ऐसा मतलब मैजिक एक्सपेक्ट करते हैं ऐसे आदमी से कि उनके सब दुख उनके दर्शन या धूल लेने से ही दूर हो जाएंगे। ऐसा होना मतलब इस तरह का ये बहुत कल्ट है, इतने छोटे से सालों में इसका इतना राइज हुआ। आप देखिए जितने भी महापुरुष हुए, चाहे वो नानक हो चाहे वो क्राइस्ट हो, उनके जीवन काल में उनके बहुत ज्यादा फॉलोअर नहीं थे। धीरे धीरे वो धर्म जो है अपना प्रसार प्रचार करते हैं। ये लोग अपने लाइफ टाइम में ओवरनाइट इनके लाखों में फॉलोअर्स हो जाते हैं। ये निश्चित ही कुछ ऐसा गलत या मतलब हमेशा कल्ट का लीडर हमेशा एक साइकोपैथ होता है। साइकोपैथी एक साइकेट्री में हम लोग पढ़ते हैं किस तरह का इंडिविजुअल होता है जो कि एकदम झूठा और कपटी और चालबाज होता है। और जितने भी इस तरह के कल्ट है उनका लीडर हमेशा एक वैसा साइकोपैथ हुआ। साइकोपैथ के बहुत सारे ट्रेट्स हैं और इजीली कोई भी गूगल कर सकता है, एंड इट्स नॉट डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज देम। ओनली थिंग इज कि जब उनकी पता तब लगता है क्योंकि वो इतना चार्मिंग होते हैं कि पैथोलॉजिकल लायर होने के बावजूद आप उनका विश्वास किए जाते हैं। मैं ये भी आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जैसे कि इसको लुक आफ्टर कौन करता है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को पता होगा कि परमिशन ली है तो इसको लुक आफ्टर भी तो किसी को जिम्मा होता होगा कि भाई हमसे परमिशन तो 80 की ली गई है, कोई ज्यादा ना आ जाए कुछ ना हो जाए। 80,000 भी बहुत लोग होते हैं, तो इसको लुक आफ्टर करना, ये सारी चीजें कौन देखता है फिर? हमने निश्चित ये तो विधि व्यवस्था की जो एजेंसी है प्रभारी,
उन्हीं का काम था। और कहते हैं कि हाईवे बंद भी किया गया, परंतु जो घटनास्थल है, जो जो सभा स्थल बनाया गया, उसमें भी तो एंट्री के प्रॉपर पॉइंट हो, एग्जिट के प्रॉपर पॉइंट्स हो, इमरजेंसी एग्जिट्स हो, ताकि इतना अभी गर्मी है और इतनी मॉइस्चर है, मतलब ह्यूमिड है, इतना उमस का मौसम है, तो इसमें तो प्रॉपर व्यवस्था की जानी चाहिए थी। इतने सारे लोग छोटी सी जगह पे एकत्रित हैं और वो ग्राउंड को लेवल तक नहीं किया। वहां पर खाई है आसपास, बच्चे और महिलाएं कहीं तो खाई में गिर के मर गए हैं भागने के क्रम में। तो कुछ भी व्यवस्था ठीक से नहीं की गई। और ये बात है कि स्टेट का काम नहीं है, ये राज्य का काम नहीं है कि किसी धर्मगुरु की सभा को कराए। ये तो उनको ऑन पेमेंट वेल इन एडवांस उनको अनुमति लेनी चाहिए थी। और अगर वो 1-2 महीना पहले अनुमति लेते, पुलिस व्यवस्था का लिए पेमेंट करते, पेड बल मिलता उनको, और उनको मतलब इतनी बड़ी गैदरिंग की अनुमति, इस तरह हाथरस में पता नहीं कितने कांस्टेबल होंगे, 500-700 से ज़्यादा नहीं होंगे पूरे जिला में, उससे तो बहुत ज़्यादा चाहिए थे यहाँ। और दूसरी बात हमने अक्सर ये भी देखी, चाहे वो आसाराम बापू का आश्रम हो, चाहे वो राम रहीम का, वो किसी एक और थे कोई, वो रामपाल या कोई, ये लोग पुलिस को आसपास आने नहीं देते, अंदर आने नहीं देते। ये कहते पुलिस नहीं आएगी, हम लोग अपनी व्यवस्था खुद करेंगे। अगर आप व्यवस्था खुद भी कर रहे हैं तो वॉलंटियर जो है, सेवादार हैं, जो स्वयं सेवक है, उनके आधार पे आप पूरी व्यवस्था तो अच्छी लेकिन ये तो पुलिस का पार्ट होता होगा ना कि कानून व्यवस्था बनी रहे, तो ये तो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। वो आने दें या ना आने दें वो अलग बात है, लेकिन इतनी भीड़ जुटे, कहीं अराजक ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, तो कानून व्यवस्था का पार्ट, लॉ एंड ऑर्डर का पार्ट तो होगा ना पुलिस का। कहीं ना कहीं फेलियर तो है, फेलियर तो है। और ऐसे कि हम लोग भारतवर्ष के लोग बहुत धर्मभीरू होते हैं, धर्म के नाम पे बहुत डर जाते हैं। ये कहाँ का धर्म गुरु है, ये कहाँ का साधु है, कहाँ का संत है। एक तो कोट पैंट पहन के, टाई पहन के घूम रहा है। दूसरी बात है, मैं तो क्लियर हूँ, हिंदू धर्म में बहुत क्लियर है। आदि शंकराचार्य जी ने कितने हजारों साल पहले, 1000 साल पहले, उससे भी ऊपर आने वाली चीजों को देख लिया था, 1500 साल पहले या उससे भी ज्यादा। और उन्होंने एक दशनामी परंपरा बनाई, जो हमारी साधुओं की परंपरा है। शंकराचार्य बनाए उन्होंने, जो पीठ बनाए उन्होंने, शंकराचार्य पीठ बनाए। और साधुओं के ऑर्डर बनाए, 10 ऑर्डर है साधुओं के, जिसमें हम लोग गिरी देखते हैं, पुरी देखते हैं, बहुत सारे ऑर्डर है इस तरह जो साधुओं के वर्ग होते हैं। अखाड़े हैं हमारे, जूना अखाड़ा है या नागा अखाड़ा है, या बहुत सारे अखाड़े हैं हमारे। तो जो अखाड़े जो परंपरागत चले जा रहे हैं, उनमें ऐसी चीजें आप नहीं देखेंगे। ये तो इस तरह की चीज जो ओवरनाइट जो गवर्नमेंट जो मशरूम कर जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे, मुझे लगता है लोगों को इतनी जरूरत है किसी में विश्वास करने की कि वो किसी के भी पीछे पड़ जाते हैं। कोई भी उनको मिराकल दिखती है कहीं पर, या मिराकल की आशा दिखती है कि कहीं कुछ ऐसा हो जाए कि जल्दी से हमारे सब दुख दूर हो जाए। दुख तो भाई परिश्रम से और व्यवस्था को सुधारने से दूर होंगे, दुख इस तरह तो दूर नहीं होंगे, पर लोग संभव इसमें विश्वास करके चले जाते हैं। 2.5 लाख आदमी हाथरस में इकट्ठा है, हाथरस जैसा छोटा जिला, कहाँ से व्यवस्था होगी? संभव ही नहीं है। जबकि बहुत पहले से बताया होता, वो अपने पुलिस की पेमेंट करते, बाकी जिला से पुलिस बल मंगवाया जाता। इसकी व्यवस्था तो ऊंचे स्तर पे की जानी चाहिए। जिला स्तर का ये कार्यक्रम था ही नहीं, जिसके एसपी के बस में नहीं होता कि ठीक है। मैं एडवोकेट के मिश्रा साहब के पास भी चल रहा हूँ, के शर्मा साहब के पास भी चल रहा हूँ, वो भी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं और आप एडवोकेट भी हैं। दोनों चीज़ों पर मैं आपसे सवाल करूंगा। एक तो जो सियासत इस पर हो रही है, क्या इस वक्त पर इस तरह की सियासत सही है? दूसरा, क्या इस मामले में बाबा को पकड़कर पूछताछ किया जाना भी जरूरी है इस मामले में? क्योंकि लीगली पहले मैं बताना चाहता हूं कि बाबा का भी नाम होना चाहिए, और जिसमें यहाँ पे जो वहां पे कमिश्नर जो थे, जो एसपी है, उनके खिलाफ पे, क्योंकि 80,000 की यदि व्यवस्था मांगी गई थी और वहां पे ऑलरेडी पुलिसकर्मी थे और संख्या बढ़ रही थी, तो उनको इन्फॉर्मेशन देना चाहिए था अपने हेडक्वार्टर में। अच्छा, ये भी जानकारी सामने आई है कि जिस वक्त भगदड़ मची, एसडीएम और सीओ वहां पर थे। तो इस हिसाब से एफआईआर में सिर्फ बाबा का नाम नहीं होना चाहिए, एसडीएम का भी होना चाहिए, सीओ का भी होना चाहिए, जो वहां पे सर्किल इंस्पेक्टर भी होता है। और जैसे यहाँ पे दिल्ली में एसएचओ होता है और कहीं पे पीआई होता है, तो अलग उसका भी नाम होना चाहिए। देखिए, इसमें कहीं ना कहीं आप देखिए कि ऐसे परमिशन, तो पहली बात है, आपने देखा हो किसानों का जब आंदोलन हुआ था तो किस तरह से एक्स्ट्रा व्यवस्था की गई थी वहां पे। जब सत्ता को हमें किसी रोकना होता है, पर बाबा को इतनी ज्यादा छूट मिल जाना, और जैसे लग रहा है कि वो बाबा जो है, आज बाबा को इतनी छूट है। आपने देखा होगा जितना शॉर्टकट मनी पैसा कमाने वाले, हर बेगुनाह जो किसी कोई क्राइम करके कहीं फंस जाते हैं, वो अपना रूप बदल के, नाम बदल के
बाबा बन जाते हैं, क्योंकि पता है कि भीड़ कैसे इकट्ठा करना है, कैसे अपने 250 लोग 300 अनुयायी बना लेना है, और वही 250 लोग मार्केटिंग करके कैसे आगे, और जो गरीब जनता, जो भोली जनता, जिसको बच्चा नहीं हो रहा है, जिसके पति को नौकरी नहीं है, अलग अलग बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, वैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने। आपने देखो राम रहीम हो, चाहे अभी एक और है, ये लोग ऐसे वादा करते हैं, निर्मल बाबा हो, जैसा हमारे पूर्व आईपीएस मैडम बता रही थी, ये मैं उनकी बातों से बहुत सहमत हूँ, लेकिन सिर्फ एफआईआर बाबा के ऊपर नहीं होना चाहिए, साथ साथ जिस प्रशासन ने वहां पे चूक किया, उनके खिलाफ में भी एफआईआर होना चाहिए। और ऐसे केसेस में यदि कैप्टन जीतता है, तो वर्ल्ड कप कैप्टन जीतता है, तो नाम उस कैप्टन का होता है, तो सरकार जिसकी सत्ता थी, यहाँ पे सीएम के खिलाफ में भी एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे सीएम का भी यहाँ पे फेलियर है। मैं देखिए ये किसी पार्टी से नहीं बोल रहा हूँ, बट 121 जनता जो है, जो फैमिली बर्बाद हो गई, 121 जहाँ पे है। ठीक है, एक ब्रेकिंग इस वक्त आ रही है, वो ब्रेकिंग में ले लेता हूं, फिर मैं आप बाकी लोगों के पास आऊंगा। हाथरस हादसे पर रेखा शर्मा का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि बाबा ने गैर कानूनी काम किया है। बाबा ने 2 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा कर ली। एफआईआर दर्ज होनी चाहिए बाबा के ऊपर और तुरंत गिरफ्तारी भी होनी चाहिए बाबा की। रेखा शर्मा ने पूछा कि यह सब किसके आदेश पर हो रहा है। रेखा शर्मा, और उन्होंने सीधे तौर पर सवाल खड़े किए हैं। हाथरस हादसे पर उन्होंने कहा कि बाबा के खिलाफ एफआईआर भी हो और तुरंत बाबा की गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। साफ तौर पे मुझे लगता है कि ये बाबा जो भी थे, इलीगल एक्टिविटी थी इनकी। 80,000 का इन्होंने परमिशन मांगी थी और 2 लाख से ज़्यादा भीड़ इकट्ठी करी, और उस वक्त जब ये सारा कुछ हुआ तो वो बाबा भाग गए। फिर मुझे लगता है इनके अगेंस्ट एफआईआर तो होनी ही चाहिए, इनको तुरंत पकड़ना चाहिए और पता लगाना चाहिए ये किसके कहने पर हो रहा था ये सब कुछ। क्या ये कोई मिली भक्त है या कुछ प्लान था ये, और इतने लोग मरने के बाद वो क्यों भागे, ये क्वेश्चन करने की बात है। उनके अनुयायी जो उसके सेवक थे वो भी भाग गए, और महिलाएं जो इस टाइम ट्रॉमा में हैं उनको भी काउंसिल करने की जरूरत है। मनीष जी, बाबा की गिरफ्तारी होगी, एफआईआर होगी बाबा के ऊपर? नहीं, बाबा की गिरफ्तारी से काम चलेगा रोहित जी? क्या वहाँ पे जो एसपी साहब देखिए भाई, ये मैं मनीष जी से पूछ रहा हूँ, फिर मैं आऊंगा आपके पास। किससे पूछा है? मनीष जी से पूछा मैंने। मनीष जी आप बताइए। मनीष जी से पूछा मैंने। शर्मा जी तो हमको लगता है कुछ ज्यादा जल्दीबाजी में है। देखिए, निश्चित रूप से मैंने पहले ही कहा कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में दोषी कितना भी बड़ा हो वो बचेगा नहीं और कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। एक कमेटी एडीजी आगरा जोन के नेतृत्व में बनी है जिसको 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट देने को कहा गया। इस रिपोर्ट के आधार पर ही कार्रवाई होगी, और हमको लगता है कि इतनी दर्दनाक, इतने संवेदनशील विषय पर सबको संवेदनशीलता से ही विषय रखना चाहिए। बहुत हड़बड़ाने की और एग्जाम्पल देने में कम से कम मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। नहीं, क्योंकि देखिए ये लापरवाही तो देखिए एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर पर भी हुई है, तो जांच में अगर कुछ पाया जाएगा तो उन पर एक्शन होगा नहीं होगा? देखिए, मैंने पहले वक्तव्य में 3 बातें कही कि आयोजक, प्रशासन और प्रवचनकर्ता भोले बाबा, ये तीनों लोग जो भी इसमें जिनका दोष होगा उसके अनुसार सब पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन प्रथम दृष्टया एक बार रिपोर्ट आ जाए, आप ही लोग ने भी विषय रखा, कुछ लोगों ने सवाल खड़ा किया कि वो स्थान कैसा था, एग्जिट था कि नहीं था, जितना एग्जिट होना चाहिए था, किधर से एंट्री होनी चाहिए थी, लेवल था नहीं, तमाम सवाल आपके ही चैनल पर आए। आखिर वो बिना जांच के या बिना उसकी पड़ताल के कैसे ये तय किया जाएगा कि जो सवाल आप लोग या तमाम जगह से जो सवाल आ रहे हैं या सबके मन में जो सवाल है, वो सवाल बिना पड़ताल के कैसे उस पर जवाब दिया जा सकता है? चैनल पे बैठ के डिसाइड नहीं किया जा सकता ना कि ये जो बात सामने आ रही है उसमें कौन सी बात ज्यादा प्रभावी थी, किसके नाते से इतनी बड़ी घटना हुई। 122-23 लोगों की मृत्यु का मामला है, इसको संवेदनशीलता से और कठोरता से इस पर कार्रवाई होगी। ठीक है, शर्मा जी आप बोलिए, क्या कह रहे थे? अब बोलिए। देखिए, ये बात सही है कि जांच का विषय है,
लेकिन प्राइमा फेसाई आपने देखा इज ए कॉग्निबल मैटर, तो कॉग्निबल मैटर में प्राइमा फेसाई यदि हो तो एफआईआर तो बनता है, जांच तो तब होगी जब उसका नाम होगा। यदि आप बताइए कि वहां पे प्रशासन जब जैसे 80,000 नहीं, मुझे लगता है कि ध्यान में रखना चाहिए बढ़ रहा था तफ्तीश के दौरान नाम बढ़ते हैं। देखिए आप वकील भी है, अगर यदि आप वकील भी है शर्मा जी, आपने लिखा शर्मा जी नहीं है आपका, मैं अब आपका ही जवाब मैं दे रहा हूँ, शर्मा जी नहीं है आपका नाम। ठीक है, 1 मिनट, बस 1 मिनट शर्मा जी रोक रहा हूँ। रेखा शर्मा कुछ कह रही है, जरा वो देख लेते हैं एक बार। एक दूसरे के ऊपर जा रहे थे लोग, तो महिलाएं मरी है ज्यादा, तो 80% महिलाएं थी, 25% नहीं थी, 90% सिर्फ 3 आदमी थे जो मरने वाले। तो फिर बचाने वाले कौन मरे? आप कह रहे हो बचाने वाली महिलाएं थोड़ा ना बचा रही थी, जो लोग आगे आ रहे थे वो लोग दब रहे थे। आप वो कहानी बताओ जो सच हो। सच है ये महिला बचाने वाले भी मरे तो पुरुष बचा रहे होंगे ना, पुरुष भी बचा रहे थे, तो वो तो नहीं मरे ना। हाँ, फिर ऐसे नहीं बोलो, सच्ची बात बोलो। मतलब मीडिया को देखकर वो ज्यादा बढ़ा के मत बोलो बात को। मैम इधर लेके, मैम पीछे, जो सेवक है मैंने सुना है उन्हीं को, उन्होंने ही ये सारा गड़बड़। ठीक है, के शर्मा जी अपनी बात आप पूरी कर लीजिए, फिर एक रिएक्शन में निर्मल मैम से लूंगा। आपके पास भी आऊंगा सर। धर्मेंद्र जी, किसी भी चीज एक्ट को होने में कहीं ना कहीं बहुत सारी फैक्ट भी होती है और अकेला ये पॉसिबल नहीं है। ये बाबा तो प्रवचन दे रहा था, उसको उसके जो आयोजक जो थे वो तो थे ही साथ में, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देखिए प्रशासन का रोल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट था। किसी भी भीड़ पे उसकी सारी मेडिकल फैसिलिटीज से लेकर उस जैसे हमारे सपा के प्रवक्ता बता रहे थे कि वहां पे मेडिकल सुविधा उतना है भी नहीं। कलो कि फ्यूचर में ऐसा कुछ हो जाता तो भी हम 80,000 के लिए भी पॉसिबल मेडिकल सुविधा नहीं थी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो प्रशासन का इसमें गलती ज्यादा माना जाएगा। बाबा का तो है ही, वो तो है बाबा के साथ साथ, लेकिन प्रशासन पे एफआईआर होनी चाहिए क्योंकि सब एक यहाँ पे जाने गई है और इसको नेग्लिजेंस नहीं कहा जाएगा, इसे मर्डर कहा जाएगा, इसको जो है कपेबल होमिसाइड कहा जाएगा। क्योंकि देखिए ऐसा कुछ आप ये डिफिनीशन को यदि क्रैश करेंगे तो डिफिनीशन में तो 304A का बेनिफिट लेके तो हर कोई बच जाते हैं, लेकिन वो यहाँ पे जिस तरह से 121 परिवार जो है वो बेघर हो गए हैं, उनके परिवार में जो कमाने वाले हैं वो बेघर हो गए हैं। ये बात बहुत ही संवेदनशील है। सिर्फ जांच का विषय, रिपोर्ट आएगा। हमारे देश में कितने जांच हो रहे हैं, कितना जांच में जब हमें किसी को बचाना होता है तो जांच का बातें बोलकर लंबी समय उसको खींचते हैं। यहाँ पे मेरे हिसाब से यदि प्राइमा फेसाई किसी भी केस में यहाँ पे एफआईआर में बाबा के साथ साथ प्रशासन और उसमें जो शामिल है एफआईआर में, इसी पर एक कमेंट में निर्मल मैम से ले लेता हूँ। मैम, बाबा का नाम होना चाहिए या नहीं एफआईआर में? प्राइमा फेसाई जो चीजें सामने आ रही है उसको देखते हुए मुझे तो लगता है कि जिसने परमिशन के लिए अप्लाई किया, वहाँ अनुमति के लिए अप्लाई किया और बाबा भी निश्चित ही वहाँ स्टेज पे थे। और बड़ी बात यह है कि ये समय राजनीतिक रोटी सेकने का नहीं है। जो मैं सुन रही हूँ बातचीत यहाँ सब पक्षों की, जो आपके और पैनलिस्ट हैं, लग रहा है कि वो लोग इसमें राजनीति खोज रहे हैं। राजनीति का समय नहीं है, एक बड़ी हृदय विदारक मानवीय ट्रेजेडी है, एक ऐसी त्रासदी है जिसमें कि कानून और व्यवस्था के तहत और एक सामाजिक परंपरा के तहत हमको एक हल ढूंढना होगा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। कई बार होती है ऐसी स्टैम्पीड, भगदड़ मचती है, भगदड़ के लिए हम लोग कुछ करते ही नहीं। कई बार देखते हैं स्टेशन पे भगदड़ हुई, कुंभ में भगदड़ हुई, ऐसे मेलों में भगदड़ हुई, कहाँ भगदड़ हुई। तो भगदड़ का तो एक बहुत आसान तरीका है, आपको एग्जिट बनाने हैं, इमरजेंसी एग्जिट बनाने हैं और क्राउड के साइज को। यहाँ तो एग्जिट ही नहीं थे, एक एग्जिट था जिसको उन्होंने ब्लॉक कर दिया और इतनी भीड़ के लिए एक एग्जिट का तो कोई मायने नहीं है। इमरजेंसी एग्जिट तो कोई था ही नहीं, ऊपर से ग्राउंड लेवल नहीं था, ऊंचा नीचा था, कांटे थे, झाड़ियाँ झक्खड़ थे, खाइयाँ थी ऊंची, तो मतलब कुछ भी व्यवस्था ठीक से नहीं की गई थी। पता नहीं लोगों का जमावड़ा कैसे उन्होंने कर लिया, शायद अपनी उसमें आके की इतने लोग। और पुलिस के, देखिए जहाँ तक धर्म की बात है ना, आप कह रहे पुलिस और प्रशासन को निश्चित कड़ा होना चाहिए, पर पुलिस के लिए भी बहुत आसान नहीं है कि वो मना कर दे कि इतने धार्मिक आयोजन ना हो। मतलब आप तो सिस्टम का हिस्सा रही है। इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं उसमें एलआईयू तो नजर रखता होगा ना कि मतलब कितने लोग आ रहे हैं, क्या इसकी रिपोर्ट वगैरह सब जाती होगी? जी हाँ, और बात है कि ये जो विधि व्यवस्था का मामला है या बंदोबस्ती का मामला है, उनको अनुमति देने से पहले मतलब
काफ़ी उससे गारंटीज वगैरह या अंडरटेकिंग दी जाती हैं, कैविएट दिए जाते हैं कि ये नहीं करोगे वो नहीं करोगे। निश्चित ही ऐसा यहाँ भी हुआ होगा। और पर इतने सारे लोग आ गए तो कैसे रोकेंगे, क्या रोकेंगे? रोड बाय रोड आए, बाय ट्रेन आए, कैसे आए इतने लोग? बसों से आए, अपनी गाड़ियों से आए। सब पॉइंट्स को देखना पड़ेगा। और व्यवस्था तो ज़रूर करनी चाहिए थी और इससे बेहतर करनी चाहिए थी। व्यवस्था कहीं ना कहीं निष्काम हुई, एकदम फेल हुई, एकदम। तो इसी से तो ऐसी घटना हुई। पर कम से कम ये देखें कि ऐसे लेसन हम सीखे कि इस त्रासदी से हम क्या सीख सकते हैं। दो बातें हैं, एक तो हम लेसन सीखे ताकि पुनरावृत्ति ना हो, और दूसरी बात है कि ऐसी सजा दी जाए दोषियों को कि एक डेटरेंट हो, फिर भी पुनरावृत्ति नहीं होती है। अगर सजा कड़ी मिले, देखिए टीचर क्लास में एक बच्चे को सजा देती है, सारे बच्चे डर जाते हैं। तो इस तरह की सजा एग्जाम्पलरी होनी चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। ठीक है धर्मेंद्र जी। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि परमिशन देने का जो क्राइटेरिया होता है 80,000 को ही मान लिया जाए जिसकी परमिशन दी गई है, उसके आधार पर भी परमिशन किसी भी हालत में नहीं दे जाने की स्थिति बनती थी। वहां पे प्रशासन को कुछ भी नहीं पता था कि कौन आ रहा है, कितने आ जाएंगे। 80,000 का परमिशन दिया, 80,000 के हिसाब से भी व्यवस्था नहीं थी। दूसरी बात, जब इतनी दर्द विदारक घटना हो गई, घटना के बाद के जो बद इंतजाम थे, आप समझिए कि अगर मान लीजिए आप किसी तरह से कंधे पे बैठा के अपने एक जानकार को अस्पताल ले गए और पता चला कि वहां ऑक्सीजन ही नहीं है, वहां दवाई ही नहीं है, वहां बेड ही नहीं है, वहां पे ग्लूकोज ही नहीं है, तो आप समझो कि आप किसी तरह पहुंचा दे, उसके बाद भी वो मर गया। तो ये जो प्रशासन की नाकामी है, एक तो परमिशन नहीं मिलनी चाहिए थी, परमिशन दे दिया। इससे जो भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार है उसका दो तरह का जो फेल्योर है, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर है, उसमें कोई दो राय नहीं है, जिसने भी परमिशन दिया गलत दिया। दूसरी बात यह है कि अब जब मान लो घटना हो गई तो आप उसको बचाने के प्रयास क्यों कर रहे हैं भाई? मैं कह रहा हूं कि किसी का नाम, उसका नाम डाल दीजिए, जांच में अगर निर्दोष निकलेगा तो उसको बाहर निकाल देना। अगर ऐसा किसी को लगता है, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता है कि उसका कोई दोष नहीं है। जो उसका मेन है, जो कथावाचक है, उसका नाम ही नहीं होना चाहिए, ऐसा तो मुझे संभव ही नहीं लगता भाई। अगर बीजेपी के लोगों को, योगी जी को ऐसा लगता है कि वो निर्दोष हो भी सकता है, तो मैं कह रहा हूं ठीक है, उसका नाम डालो, आप निर्दोष होगा तो कोई बात नहीं है। तो ये जो बचाने का प्रयास है, अभी आपके रिपोर्टर ने बताया कि उसका जो आश्रम है, आश्रम के बाहर भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगे हुए गाड़ियां भी गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आदमी भारतीय जनता पार्टी के बड़े सफेद पोशों के संरक्षण में ये सब काम कर रहा था, इसलिए उसे कोई भय नहीं था, प्रशासन का भय नहीं था, और वो जो भी मन होता था वो कर लेता था। आज समय ये कुल है मिलाकर कि सवाल घूम फिर के यही आ जा रहा है कि बाबा पर एफआईआर दर्ज अभी तक क्यों नहीं हुई, जो एफआईआर है उसमें बाबा का नाम क्यों नहीं है, और बाबा क्यों भागा भागा फिर रहा है, बाबा क्यों फरार है, बाबा क्यों पलटकर इतने बड़े हादसे के बाद सामने नहीं आया है, और कब बाबा की गिरफ्तारी होगी। आप सभी का शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। इतना ही समय था मेरे पास, आप सभी का शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। लेकिन एक्शन होना चाहिए और इस घटना पर ऐसा एक्शन होना चाहिए कि नज़ीर पेश हो सके ऐसे लोगों के लिए। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं।